So welcome back students. In today's lecture we are going to discuss about the methods to improve commutation. So previous lecture में हमने देखा था कि commutation क्या है और क्या क्या उसमें problems आती हैं. तो commutation basically जब हमारा रोटर रोटेट करता है तो हमें हाफ साइकिल के बाद उसके कॉन्टैक्ट्स को चेंज करना होता है. ठीक है, ये अगर कॉइल अभी इस पोजीशन में है तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगी तो इस पोजीशन में या अपने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे भी उसका होगा उस पोजीशन में जैसे ही कॉइल पहुँचती है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी जब ये कॉइल इस तरफ को मूव करेगी और कम्यूटेटर बार्स इधर होंगे, अब तो ब्रशेस की पोजीशन तो हम चेंज नहीं करते. तो अब आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में तो ब्रशेस शॉर्ट कर दिया है सब कुछ. ठीक है, कम्यूटेटर बार शॉर्ट हो गए हैं. यहाँ पे देखो ये अगर ए है और ये बी तो ये इस तरफ रोटेट करके ए इधर पहुँच गया और बी इधर. अब इधर ए इधर पहुँच गया और बी इधर. तो ये जो कम्यूटेटर बार है पहले ये दिस B1 एंड दिस इज B2, B1 B2 एंड B1 B2. तो हेयर योर B1 इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ए. यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इस पोजीशन में. आफ्टर इस वाली पोजीशन के बाद अब B1 आपका बी वाले कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में हो गया. ठीक है, तो किस तरह से कम्यूटेटर की हेल्प से उसने कंडक्टर्स शिफ्ट कर लिए. और दूसरी बात, ए वाले में आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर क्रॉस आएगी, इधर कोई भी करंट नहीं होता इस पोजीशन में. और इस वक्त यहाँ पे ये साउथ आएगी क्योंकि हम इस तरफ आप निकाल सकते हो. और वैसे भी शॉर्टकट से भी आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नॉर्थ के सामने वाले जो कंडक्टर्स होंगे वहाँ पे क्रॉस बनेगा. तो आप ऐसे भी देख सकते हैं. तो अब ए में पहले क्रॉस था, ए में इस पोजीशन में करंट की डायरेक्शन इस क्रॉस थी और यहाँ पे एक में करंट की डायरेक्शन डॉट हो गई है. तो कंडक्टर में तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. तो यही जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, चेंज हो रहा है करंट की डायरेक्शन में थ्रू कम्यूटेटर्स. करंट की डायरेक्शन में तो चेंज वैसे भी होगा इसमें क्योंकि चाहे आप स्लिप रिंग लगाओ चाहे कम्यूटेटर, बट हम कम्यूटेटर की हेल्प से, वैसे आपको AC मिलना था, कम्यूटेटर की हेल्प से इसने कॉन्टैक्ट चेंज कर दिया. देखो अब जो B1 कॉन्टैक्ट था वो पहले A का करंट ले रहा था जो कि क्रॉस था. ठीक है, अब B1 कॉन्टैक्ट जो है वो अब B का करंट ले रहा है और B का करंट भी यहाँ पे क्या है, क्रॉस ही है. तो कंडक्टर अपने थ्रू करंट की सेम डायरेक्शन मेंटेन करके रख रहा है. बट ब्रश में जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो सेम है क्योंकि ब्रश आपका डिफरेंट कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में हो गया है. तो आउटपुट ये सेम डायरेक्शन में ले रहा है इसलिए आपको DC मिलती है, बट कंडक्टर्स में तो चेंज हो चुका है. तो कम्यूटेशन में हमने देखा प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं कि एक हमने बात की थी रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप की. रिएक्टेंस या इंडक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, कोई भी अगर कॉइल है, ठीक है, कोई अगर नॉर्मल कंडक्टर है या कोई वाइंडिंग है, कोई वायर है, तो हर एक वायर में इंडक्टेंस होती है. ठीक है, और इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है N² μ0 A/L. ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ कंडक्टर और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है. अब ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट बट फंडामेंटल्स में का बेसिक फॉर्मूला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे. तो इंडक्टेंस बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है आपकी, किसी भी कंडक्टर की, कोई भी सिंपल कंडक्टर है, ठीक है, उसमें जब भी आपका करंट
चेंज करेगा उसमें, तो इंडक्टेंस इफेक्ट में आएगी और अपने थ्रू चेंज होने को वो थोड़ा सा रुकावट उसके लिए प्रोड्यूस करती है। जैसे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो में एक रुकावट है, ठीक है, करंट के को बहने से वो रोकता है, ठीक है, फ्लो तो उसमें करेगा करंट, बट उसके लिए एक थोड़ा सा उसने रेजिस्टेंस और एक रुकावट है एक बेसिकली करंट के लिए। वैसे ही जो इंडक्टेंस है वो करंट के बदलाव के लिए रुकावट है, ठीक है, करंट को अपोज जब भी बदलाव होता है किसी भी कंडक्टर में करंट को, तो इंडक्टेंस कम्स इनटू प्ले। कोई भी कंडक्टर, कोई स्पेशल आपको इंडक्टर लेने के लिए ज़रूरत नहीं है उसकी, हर एक कंडक्टर में इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है। बट हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर की इंडक्टेंस को इंक्रीज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हो, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, एरिया उसका बढ़ा सकते हो और लेंथ डिक्रीज कर सकते हो। मतलब कि अगर मुझे, वैसे तो किसी भी कंडक्टर में इंडक्टेंस होगी, ठीक है, बट अगर आपको उस कंडक्टर की इंडक्टेंस को और बढ़ाना है तो अगर आप उसके टर्न्स और बढ़ा दें हम, ठीक है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बढ़ा दें। सेकेंड पॉइंट, परमिएबिलिटी बढ़ा दो, मतलब कोई ऐसा मटेरियल बीच में लगा दो जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है, जो अपने थ्रू फ्लक्स को ज़्यादा ईजिली पाथ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो भी अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर्स इंसर्ट करते थे, कोर जो भी होता है, ठीक है, सिलिकॉन, स्टील या CRGO, तो वैसा कोई भी कोर है, उसके अराउंड आप अगर वायर को लपेटेंगे और एरिया बढ़ा देंगे और लेंथ डिक्रीज कर देंगे तो वो उसकी इंडक्टेंस प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब और भी ज़्यादा वो अपोज करेगा अपने थ्रू चेंज इन करंट को, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसके थ्रू DC दे दें, तो DC अगर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि DC इज़ नॉट चेंजिंग, DC कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू जब कुछ चेंज ही नहीं करेगा तो इसमें कोई आपकी आपका कुछ भी वो नहीं होगा, इंड्यूस नहीं होगा वोल्टेज, ठीक है। बट अगर हम AC पास कर दें इसके थ्रू तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज करता है, तो जब भी कोई चीज़ चेंज करेगी, करंट अगर चेंज करेगा तो मतलब अब ये एक तरह से कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह भी बन चुका है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी चेंज करेगी। अगर करंट अभी 0 था तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, फिर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी 0 हो गई, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने चेंज कर ली डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी इसके थ्रू चेंज करेंगी तो खुद में ही इसमें EMF वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर हम साथ में एक कोई कॉइल हमने रख दी तो उसके थ्रू जब फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जो कोई और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो रही है। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है या फिर आपका नेचुरल मैग्नेट भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ पोल, उसकी वजह से जो दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। बट खुद की कॉइल में भी जब चेंज होता है तो खुद की कॉइल में ही कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, जो अपने थ्रू उस बदलाव को रोकेगी। थोड़ा बहुत होता है कोई भी AC जब किसी भी कंडक्टर में पास करते हैं, तो अब उसकी वजह से उसमें वोल्टेज ड्रॉप्स आ जाते हैं और उसी को हमने मिनिमाइज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि जैसे आपका कंडक्टर मूव करता था तो जैसे ही वो दूसरी डायरेक्शन में आया तो पहले A में कोई और करंट था, दूसरी डायरेक्शन में अब A में आपका कोई और करंट हो गया था। तो अब जब उसमें कंडक्टर्स में करंट चेंज कर रहे हैं आपके बेसिकली, तो आपका इंडक्टेंस मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी और आपकी वोल्टेज उसमें इंड्यूस होगा कॉइल में, जो उस बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे मैंने मोटर के डायग्राम्स बनाए हैं। पहले अभी जो मैंने बनाए थे वो पहले जनरेटर के थे, अब ये मोटर के हैं। तो इनमें क्या है, मोटर के डायग्राम्स में यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है। आप पीछे प्रीव्यू करके देखना, मतलब बैक जाके देखना, वहाँ पे अभी हमने जनरेटर डिस्कस किया था इस सारे कंसेप्ट से पहले। तो मोटर में यहाँ पे हमें खुद बैटरी लगानी पड़ेगी और बैटरी के थ्रू हम करंट दे रहे हैं, तो राइट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो मैंने करंट दिया इधर, और अभी कॉइल आपकी इस तरह पड़ी है, तो इधर B1 के थ्रू इस वाले कंडक्टर में चला जाएगा। तो अब इस वाले कंडक्टर में जाएगा तो इनटू द प्लेन इधर क्रॉस बनेगा। सिमिलरली यहाँ से वापस आएगा, नेगेटिव में एंटर करेगा, मतलब यहाँ से बाहर को आ रहा होगा तो इधर डॉट बनेगा। अब
मोटर का केस है तो अब क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा मोटर, क्योंकि करंट हम खुद देते हैं मोटर में। तो अब आप इसके लिए देख लो नॉर्थ साउथ कहाँ बनेंगे। तो इस तरह से मैंने कर्ल हो रही है मेरी फिंगर्स, मतलब इस साइड मेरा नॉर्थ बन रहा है, बॉटम वाली साइड, इस साइड नॉर्थ बन रहा है और इस साइड साउथ बन रहा है। अब नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा इस तरफ को, और ये वाला साउथ इस वाले साउथ को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ये ए इधर है, ये घूम के सेकंड पॉइंट पोजीशन मैंने बनाई है जब ए नीचे चला गया। ए जब नीचे चला गया तो ये वाली पोजीशन आपकी पता है आपको, शॉर्ट हो कर देती है, ये कॉइल्स शॉर्ट कर दी और कम्यूटेटर बार्स के थ्रू, तो यहाँ पे 0 करंट जाता है। अब इसके बाद जब ये ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहा है आपका, तो जब ये बी वाली कॉइल इधर आएगी तो अब बी मतलब इधर पहुँच गया और ए इधर पहुँच गया। दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर ए। ठीक है, और ब्रशेस की पोजीशन हम चेंज नहीं करते, ब्रशेस की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। अब ये वाला B1 हमने देखा पहले ये A वाले के साथ कांटेक्ट में था, अब जो B1 है वो B वाले के साथ में कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये जब मशीन रोटेट कर रही है तो ये ब्रश अब B वाले को टच कर रहा है, पहले A वाले को टच कर रहा था। अब करंट की डायरेक्शन मार्क कर दो, पॉजिटिव से इनटू गई तो इधर क्रॉस बनेगा B1 में, B में, और इधर डॉट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ए कंडक्टर में क्या बन रहा था, क्रॉस बन रहा था। ठीक है, ए कंडक्टर में सपोज, क्योंकि ये डीसी हमने दिया था तो फिक्स्ड करंट जा रहा था, तो इसमें 10 एम्पियर सपोज फ्लो कर रहा था, तो फिक्स्ड करंट जा रहा था इस कॉइल में, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, तो कोई यहाँ पे आपकी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी जो रिएक्टेंस ड्रॉप है। ठीक है, कांस्टेंट था, कुछ चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो ये 0 हो गया, अब 10 से 0 पे आ गया तो चेंज हुआ। ठीक है, अब जैसे ही चेंज हुआ कॉइल में, एकदम से 10 से 0 पे आया तो एकदम धीरे धीरे चेंज होके आया, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी वहाँ पे, मतलब अब चेंज इन करंट के कारण वोल्टेज इंड्यूस होगी। और आगे जैसे ही वो दूसरी साइड गया तो हमने देखा अब करंट चेंज हो गए, पहले ए में क्रॉस था अब ए में डॉट हो गया, अब करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो अब देखो कितना चेंज हो गया, पहले यहाँ पे +10 करंट था, अब ए में माइनस डायरेक्शन में करंट हो गया, तो कितना ह्यूज चेंज हो गया। तो उस वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होती है और स्पार्किंग हो सकती है। ठीक है, अब उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि चेंज इन करंट की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस होगी सेल्फ इंडक्शन की वजह से, तो अब हमने उसको इम्प्रूव करना है। अब ये सब आपको अपने पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आगे जो पेपर में आएगा वो आपको लिखवाऊंगी, मेथड्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाएगा, पर आपको ये सब एक्सप्लेन करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ पॉइंट्स वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है, क्यों आपकी सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो रहा है, तो हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज करती हैं, और +10 से कैसे -10 में आ गया एकदम से, तो बहुत ह्यूज चेंज हुआ। जब भी चेंज होगा तो कॉइल में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगी अपने थ्रू उस चेंज को अपोज करने के लिए, तो वो वोल्टेज की वजह से ब्रशेज में यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है। अब उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, उसके लिए रेमेडी है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है कि जो ये ब्रशेज हैं इसको हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बनाया जाता है, जैसे कि कार्बन। तो जब हम इसको हाई ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो अब क्या है, मान लो एक कोई भी आपका कोई भी वायर है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी और कुछ इंडक्टेंस भी होगी। ठीक है, अब हमने इसकी रेजिस्टेंस हाई कर दी तो उसकी इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। राइट, अगर आप कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे तो ये प्योरली इंडक्टिव है, मतलब ये अपने थ्रू करंट के बदलाव को रोकेगा। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा दी तो अब इसका जो नेट इफेक्ट है वो थोड़ा आपका रिड्यूस हो जाएगा इंडक्टेंस का। आप हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे काफ़ी, तो ब्रशेस के बीच में रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ड्रॉप है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है हमारी ब्रशेस की, जिसकी वजह से जो इंडक्टेंस का इफेक्ट है कॉइल की वो कम हो जाता है, तो आपकी जो कम्यूटेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, कम्यूटेशन मतलब वोल्टेज जो है वो अपने थ्रू चेंज को अपोज करेगी, हमने देखा। तो मतलब अब यहाँ पे तो ये करंट 10 से -10 को आ जाना चाहिए था इस पॉइंट तक,
ठीक है। बट क्योंकि उसमें जब आपका अगर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो अपोजिशन जो आपकी सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो उसको -10 तक आने नहीं देती ना, क्योंकि वो आप उसको रोकती है, थोड़ी सी अपोजिशन तो प्रोवाइड करेगी, तो मतलब वो डिले हो जाएगा, एकदम से -10 पे नहीं पहुंचेगा। इंडक्टेंस की वजह से वो अपना मतलब और ज़्यादा टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो ये आपका डिले हो रहा है। ठीक है, इंडक्टेंस जो है वो अब चेंज होने को रोक रही है। तो अब अगर इंडक्टेंस नहीं होती तो एकदम से करंट के डायरेक्शन में चेंज हो जाना था, बट इंडक्टेंस की वजह से वो चेंज को रोक होने से रोक रही है, तो अब वो आसानी से नेगेटिव नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए कि वो नेगेटिव हो जाए, पर आसानी से वो नेगेटिव नहीं होने देगा उसको। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को एक आसानी से चेंज नहीं होने देगी जो कॉइल की इंडक्टेंस है। इसलिए हम रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि उसकी इंडक्टेंस का इफेक्ट को कम कर दे, सिंपल वर्ड्स में। तो अब हम आगे लिखेंगे। अब क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड आप लिखेंगे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और यूज़ ऑफ हाई ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमने अब ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आप डायग्राम बना लेंगे, जो मैंने 3 डायग्राम्स आपको बनाए थे। ठीक है, आप उनमें से डायग्राम बना सकते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा और नंबरिंग कर देना 1, 2 और 3 करके, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जो 3 पोजीशन जो अभी पहले हमने देखी। आप चाहे वैसे बना लो, चाहे आप अगर आपने सिंबल कॉइल वाले डायग्राम बनाने हैं इस तरह से तो आप ये वाले बना सकते हो, बट वो वाले ज़्यादा इजी रहते हैं तो आप वैसे बना सकते हैं। तो एज शोन इन द फिगर, करंट इन द कॉइल फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन इन पोजीशन 3। पोजीशन नंबर 3 में जब वो पहुंच गया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल विच अपोजेज द चेंज इन करंट थ्रू इट। राइट, सेल्फ इंडक्शन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी जो करंट को अपोज करेगी। ड्यू टू दिस वोल्टेज देयर इज स्पार्किंग एट द ब्रशेस के बीच में स्पार्किंग हो सकती है वहाँ पे। एंड बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेस, अगर हम कार्बन ब्रशेस का यूज़ करें, कार्बन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए कार्बन ब्रशेस का यूज़ करते हैं। हाई ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बोला तो कार्बन ब्रशेस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो कार्बन ब्रशेस का यूज़ करके लेस स्पार्किंग होगी और रिवर्सल ऑफ करंट बिकम्स ईजियर। करंट का जो रिवर्सल है वो आपका ईजी हो जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेस। तो ये हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो आपकी न्यू फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म है वो डिस्टॉर्ट होती है। ठीक है, तो अर्लियर केस में तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो इस केस में MNA और GNA सेम ही होता है। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का सेंटर है और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आपका सेम ही होता है। ठीक है, बट आपकी एक्चुअल केस में जब आर्मेचर रिएक्शन आ जाता है तो अब आपकी जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाती है, तो दिस इज योर न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अब आपकी शिफ्ट हो गई, मतलब आपकी जब कॉइल इस पोजीशन में आएगी तब उसमें 0 EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि अब ये वाली आपकी मैग्नेटिक EMF की 0 पोजीशन है। पहले हम बोलते थे कि जब कॉइल ऐसे पड़ी होगी तब उसमें 0 वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, पर अब जब आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में जब कॉइल पहुंचेगी तब उसमें 0 वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो अगर मान लो हमने ब्रशेस, अगर हम कम्यूटेशन इसी पॉइंट पे करते हैं, मतलब यहीं पे ही हम इसी पॉइंट के बाद जब हम कॉइल पहुंचेगी उसके बाद अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, तो आपकी स्पार्किंग होगी। तो हमें अपने ब्रशेस को या कम्यूटेशन जहाँ पे होगी वो उसको हमें अब उसने जितने एंगल से आपका MNA शिफ्ट हुआ है उतने एंगल पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो जो भी मेथड्स ऑफ इम्प्रूव कम्यूटेशन है ये आपने अच्छे से इसको करना है। तो इसमें है बाय शिफ्टिंग द ब्रशेस टू द न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, नया जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया वहाँ पे आप शिफ्ट कर दोगे ब्रशेस को, तो इससे स्पार्कलेस कम्यूटेशन अचीव होगी, मतलब अब उसमें स्पार्क नहीं होगी, इट इज स्पार्कलेस। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, तो उसका रीज़न है कि इफ़ कम्यूटेशन ऑकर्स एट GNA, अगर ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जो इसका सेंटर पॉइंट था, दिस इज योर GNA, अगर हम इस पॉइंट पे अब अगर कम्यूटेशन करेंगे तो क्या होगा, EMF ऑफ अ कॉइल इज नॉट 0। ठीक है, तो इस पॉइंट में जब कॉइल होगी तो उसका EMF 0 नहीं है, क्योंकि जब कॉइल इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसमें 0 होगा, क्योंकि आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो चुकी है।
तो अगर हम इस पॉइंट पे ही अपना कॉम्यूटेशन करें तो EMF इज़ नॉट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं है, ब्रैकेट में लिखा ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ MNA ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि अब आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर चुका है। ठीक है, तो एट ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस सम वोल्टेज इज स्टिल देयर इन कॉइल। अगर आपकी कॉइल GNA में ही पड़ी है और MNA में आप नहीं ले गए, तो GNA में अगर कॉइल पड़ी है तो उसमें अभी भी कोई ना कोई वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर आप GNA में ही कॉम्यूटेशन कर दोगे तो उसमें वोल्टेज तो हो ही होगी, अभी जीरो नहीं हुई है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्पार्किंग हो जाएगी। देयरफॉर ब्रशेज हैव टू बी शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ MNA की डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना पड़ता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जितने एंगल से आपने शिफ्ट करना है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहेगा, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा लोड है तो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये, और ज़्यादा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ब्रशेज़ की पोजीशन को आपको कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट करना पड़ता है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो डिसएडवांटेज है कि ब्रश शिफ्ट जो है वो लोड पे डिपेंड कर रहा है, तो लोड तो कॉन्टीन्यूस चेंज हो सकता है, तो आपको ब्रश को भी कॉन्टीन्यूसली चेंज करना पड़ेगा, तो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल नहीं है ये। और इस मेथड को अब यूज़ भी नहीं किया जाता है, पहले बहुत यूज़ किया जाता था, बट अब ये मेथड आपका ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको इट्स नो लॉन्गर यूज्ड। तो अब सेकंड मेथड है आपका, थर्ड मेथड है सॉरी, यूज़ ऑफ कम्यूटेटिंग पोल्स और इंटरपोल्स। ठीक है, कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं, इंटरपोल्स भी कहते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम मैंने बना लिया। तो मल्टीपल कॉइल्स के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट एक कॉइल मैंने ये बना ली, 3 कॉइल्स मैं ले लूँगी यहाँ पे, राइट। तो अब हम इस तरह से मान लो ये कॉइल्स हैं, तो एक है 1 डैश, सेकेंड इज 2 डैश एंड थर्ड वन इज 3 डैश। और ब्रशेज़ हमने देखा था कि अगर मल्टीपल कॉइल्स हैं तो हम इतने ज़्यादा सेगमेंट्स कम्यूटेटर के डायग्राम में बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो सिर्फ हम ब्रशेज़ बनाते हैं। एक ब्रश ये है और एक ब्रश ये। ठीक है, ब्रशेज़ को हम इधर बनाएंगे अपने सेंटर वाली पोजीशन में। इस तरह से ही हम मल्टीपल कॉइल्स के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको जनरेटर का केस है रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, और आपको याद होगा इधर क्रॉस होगा, या आप निकाल सकते हो, काफ़ी बार हम कर चुके हैं, और इस साइड डॉट बनेगा। ठीक है, और अगर पोल्स की बात करें तो इस साइड अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो इस साइड साउथ बनेगा और इस साइड नॉर्थ बनेगा। आप करंट्स की डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और लेंजेस लॉ से भी देख सकते हैं कि इस साइड घुमाएंगे तो साउथ को अपोज करना चाहिए। घुमा हम खुद रहे हैं, करंट्स घुमाने की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, केस है जनरेटर का। तो ये केस हो गया। अब नॉर्थ साउथ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से लाइंस बनेगी, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में एंटर होती हुई। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप पूरा आप देख सकते हैं, सर्कुलर बनते हैं ये कंप्लीट। इस साइड भी जो हम काफ़ी बार बना चुके हैं, ठीक है, वो इस तरह के लूप्स बन जाएंगे मल्टीपल। दोबारा मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब इसको मैं और कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ ये वाला पोर्शन मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो आप हेडिंग लिख लेना। तो मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ इधर। ठीक है, पूरा रोटर, ये स्टेटर मैंने बना दिया। आप अच्छे से बना सकते हैं इसको थोड़ा। तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे हमें नॉर्थ चाहिए, इधर साउथ चाहिए, तो इसके अराउंड मैंने इस तरह से तार को बाउंड किया होगा जिससे ये बना होगा। तो यहाँ पे भी मैं डॉट और क्रॉस की डायरेक्शंस को मार्क कर लूँगी। तो इधर को अगर नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में थंब, तो करंट्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनटू द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन। तो इनटू द प्लेन मैंने रख लिया, इधर क्रॉस बनेगा मतलब, और इधर डॉट बनेगा। और सिमिलरली इधर साउथ है, मतलब नॉर्थ इस साइड होगा, तो अगेन थंब ऐसे जा रहा होगा, मतलब तो ये इस तरह से बनेगा, मतलब इधर इनटू द प्लेन एंड इधर आउटसाइड द प्लेन। तो इधर क्रॉस और इधर डॉट। तो ये सारे मैंने मार्क कर लिए। अब मेरे को कम्यूटेटिंग पोल्स को इंट्रोड्यूस करना है। कम्यूटेटिंग पोल्स स्लैश इंटरपोल्स भी इनको कहा जाता है। तो उसका इफेक्ट होगा कि वो जो फ्लक्स आपकी आर्मेचर फ्लक्स जो है वो उसके ऑपोजिट आपकी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। तो इंटरपोल्स जो होते हैं वो मेन पोल्स के बीच में होते हैं, मतलब एक इंटरपोल ये होगा और एक इंटरपोल ये होगा।
ठीक है। अब इनका काम होगा कि इसने जो फ्लक्स प्रोड्यूस की ना ये वाली, इसको अपोज करना। मतलब अब यहाँ पे मतलब आपका क्या बनना चाहिए, इधर आपका साउथ बनना चाहिए और इधर नॉर्थ बनना चाहिए, ताकि वो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। तो आप देख सकते हैं ये अगर इंटरपोल्स बनेंगे तो ये तो मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे साउथ था तो इसके ऑपोजिट इधर इसको अपोज करने के लिए साउथ बनना चाहिए और इधर इसका नॉर्थ बनना चाहिए। अब इसके लिए भी मैं डॉट और क्रॉस की डायरेक्शंस मार्क कर लूँगी। एक बार आपने पोल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो देख सकते हैं नॉर्थ, ये है नॉर्थ, इस साइड बन रहा है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करके आप देख सकते हैं फिंगर्स किस साइड कर्ल कर रही हैं। तो इधर से मतलब आपका बाहर को आ रहा है तो इधर डॉट बनेगा, और इधर अंदर को जा रहा है तो इधर क्रॉस बनेगा, राइट। तो और इधर भी आप देख सकते हैं साउथ इस साइड है, मतलब नॉर्थ आपका उस साइड होगा, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेंगे और ये बनेगा, ठीक है। तो इधर से ऊपर को आ रहा है, मतलब डॉट इस साइड है और इस साइड आपका क्रॉस है। तो ये मैंने करंट्स बना लिए। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, नॉर्थ टू साउथ बनेगी, आउटसाइड द मैग्नेट। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना आप सिर्फ ये डायग्राम, ये मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी, और इनसाइड द मैग्नेट ऐसे बनती है। ये पूरा सर्कल्स हमेशा कंप्लीट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये खाली वाले पोर्शन में जाते हुए और साउथ में एंटर होती है, और यहाँ से साउथ से नॉर्थ बनती है। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ बनती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और जो ये वाला मैग्नेट था आपका, अंदर वाला जो आर्मेचर था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, नॉर्थ से साउथ। तो इसको मैंने बताया भी था आपको कि ये नॉर्थ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलनी थी, इधर से निकलनी थी और साउथ में एंटर करनी थी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनी थी, इस तरह से, राइट, मल्टीपल। ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरफ को है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, तो ये इसको बेसिकली कैंसिल कर रहा है। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये इंटरपोल्स कैंसिल कर रहे हैं, तो उससे आर्मेचर रिएक्शन अब कम हो जाएगा कि इसको इसने काट दिया, इसको कैंसिल कर दिया। तो अब आपकी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो इसकी वजह से वही बचेगी, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आपने बेसिक वाला डायग्राम बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मत बनाना। तो इसमें आप लिखेंगे स्मॉल पोल्स कॉल्ड इंटरपोल्स आर फिक्स्ड इन इंटरपोलर रीजन। स्मॉल पोल्स जो हैं, जिनको इंटरपोल्स कहा जाता है या फिर कम्यूटेटिंग पोल्स भी, इनको इंटरपोलर रीजन में फिक्स किया जाता है। इंटरपोलर मतलब जो मेन पोल्स हैं उनके बीच वाले, इंटरपोलर मेन पोल्स के बीच वाले रीजन में फिक्स किया जाता है, इंटरपोलर रीजन में फिक्स किया जाता है और उनको इंटरपोल्स कहा जाता है। और इसका पर्पज़ है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कॉज्ड ड्यू टू आर्मेचर करंट। जो आर्मेचर था, ये आर्मेचर रिएक्शन जो हो रहा था, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स थी उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि इसमें करंट्स प्रोड्यूस हुए थे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था जो कि मेन फील्ड को डिस्टर्ब कर दे रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसकी जो फ्लक्स है जो बनेगी, जो कम्यूटेटिंग पोल्स या इंटरपोल्स की जो फ्लक्स है वो उसको अपोज करेगी, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कम्यूटेटिंग पोल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हम लास्ट मेथड देखेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इसके लिए भी मैंने दोबारा से डायग्राम बना लिया मल्टीपल कॉइल्स का। एक ये है, ये 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, ठीक है। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं। इधर नॉर्थ के लिए कैसे बनेगा, इधर इनटू द प्लेन, मतलब इधर क्रॉस एंड इधर डॉट। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ है क्योंकि, तो इधर भी क्रॉस और इधर डॉट। तो इतना तो हमने स्टडी कर लिया था। और हमने स्टडी किया था, इस तरह से हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया था। और लास्ट उसमें हमने इंटरपोल्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि स्मॉल पोल्स हैं। मैंने जो पिछला डायग्राम बनाया उसमें शायद मैंने ये आपको
ये नहीं बताया कि इसको आपने स्मॉल बनाना है, इसके कंपैरिजन में कम साइज़ का बनाना, इतना बड़ा मत बनाना, नॉर्मल पोल्स, फील्ड पोल से थोड़ा कम साइज़ का इसका बनाना। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट था, इसको जनरेटर का केस हम ले रहे थे तो इस तरफ हम रोटेट करवा रहे थे, तो उसके लिए करंट्स की डायरेक्शन हमने मार्क कर ली थी कि इस तरफ मतलब क्रॉस बनेगा और इस तरफ के कंडक्टर्स में डॉट बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपका अब इसका मतलब इस साइड आपका नॉर्थ बना और इस साइड साउथ बना, वो आप वैसे भी देख सकते हो कि ऑपोजिट इसको अपोज करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरफ नॉर्थ को अपोज करेगा और इस तरफ साउथ को अपोज, करंट से भी आप देख सकते हो यही बनेगा। तो इंटरपोल्स हमने लगाए थे, उसमें करंट्स ऐसे लगाए थे कि इधर आपका साउथ बने जो इसके फील्ड को अपोज करे और इधर नॉर्थ बने तो जो इसके फील्ड को अपोज करे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इधर क्रॉस और डॉट बना लिया था, इधर नॉर्थ के लिए, इधर आपका अपवर्ड आ रहा है मतलब क्रॉस बनेगा और इधर इधर डॉट बन रहा है और इधर क्रॉस बन रहा है। और सिमिलरली इधर आपका, उधर नॉर्थ है मतलब, तो इधर आपका आउट ऑफ द प्लेन मीन्स इधर डॉट बन रहा है और इधर आपका क्रॉस बन रहा है, तो इस तरह से बन रहा है। अब इंटरपोज जो है वो अपने यहाँ पे वाले रीजन में तो इसको अपोज कर देंगे, राइट, क्योंकि जो इसकी मेन फ्लक्स यहाँ से निकल रही है आर्मेचर की जो फ्लक्स है ये वाली नॉर्थ टू साउथ वाली, अपने आमने सामने वाले रीजन में तो वो उसको अपोज कर देंगे, राइट, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट इसकी फ्लक्स होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। बट बाकी जो रीजन बचा इधर, यहाँ वाले रीजन में अभी भी फ्लक्स होगी आपकी। अब उसको कैसे कंपनसेट करना है, उसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स की जाती हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आपके मेन पोल पे की जाती हैं, ठीक है, इधर की जाती हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स मेन पोल्स पे। तो इधर किया जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में कि इस साइड देखिए आप इस तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स किया जाएगा। तो आप देखो अब इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, मतलब अब ये जो वाइंडिंग्स है बेसिकली अभी आपके फील्ड को ही एड अप कर रही हैं, तो ये ही आपका स्ट्रॉन्ग हो गया जो फील्ड है, तो इसको ये अपोज करेंगी, तो इससे भी आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो आगे थ्योरी लिखेंगे, तो इसमें लिखना है दैट दे आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स ऑन द मेन पोल पे जो स्लॉट्स हैं, ये मेन पोल्स हैं, इनके अंदर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग को रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है, जो आर्मेचर की वाइंडिंग्स हैं उसके साथ ही ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। क्यों है, ताकि जितना करंट आर्मेचर में जा रहा है उतना ही करंट इन कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स में जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को बराबर से कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि ताकि जितना करंट इधर जाएगा उतना ही इसमें होगा, तो इसका और इसका इफेक्ट बिल्कुल बराबर होगा और ऑपोजिट हमने रखना है ताकि बिल्कुल कैंसिल हो जाए। तो आर्मेचर के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है the direction of current in compensating winding must be opposite to the direction of armature currents, ठीक है। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स में करंट होगा वो आर्मेचर करंट की ऑपोजिट आपने बनाना है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, ये इसको ठीक कर लेना। मतलब कि जहाँ पे इधर देखो, अब ये जो इस तरफ आर्मेचर के करंट्स क्रॉस थे, तो इसके सामने वाली जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी उसमें आपके डॉट आएंगे, और जो इधर आएगी, इधर डॉट है आर्मेचर में, तो इधर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आएगी उसमें क्रॉस आएगा, तो इसके करंट्स ऑपोजिट हैं आर्मेचर करंट्स के, तो इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, देयरफॉर आर्मेचर रिएक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड। सो ये हमने 4 मेथड्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। सो थैंक यू।